नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। वहीं सदन के तीसरे दिन की कार्यवाही के बाद कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने हमारे संवाददाता पवन सिवर से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई में आज कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन ये गिरा है। और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी हैं। मैम, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन आपने हालांकि वॉकआउट कर दिया वोटिंग से पहले, लेकिन वो प्रस्ताव आपका गिरा है। मैम, सर्वसम्मति यानी जो सत्ता पक्ष था उन्होंने उसको गिराया है और ये कहा कि बेमतलब का इस तरीके का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। अब आप सारे सुन ही रहे थे क्या हो रहा था और क्या माहौल क्या बन गया था। आपको लगता है कि कांग्रेस को जो संख्या बल नहीं था, इसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव इस वक्त जब चुनाव में जाना है 6 महीने के बाद और लोकसभा का चुनाव तो अभी जल्द घोषित होने जा रहा है, तो उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था या नहीं लेकर आना चाहिए था? एक मौका मिल गया हमारे को अपनी बात रखने का सदन पटल पे और उसको रिकॉर्ड पे लेके आने का। मैंने पहले भी कहा कि ये वो मौका था हमारा, वो हमने बात करी और जो उनकी तरफ से उनका स्तुतिगान होना था वो अपना करा उन्होंने। तो मैम, सरकार ने अपनी उपलब्धियां बताई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब आपके अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि हमने पर्ची खर्ची के सिस्टम को बंद कर दिया, ट्रांसपेरेंसी हमने लागू की, जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। आप प्रदेश के जनता के बीच में जाते हैं, आपने आपकी पार्टी की यात्रा को लेकर भी आप लोगों के बीच में गए थे। सदन के भीतर जो मुख्यमंत्री के दावे हैं और प्रदेश की जनता के बीच में जो हकीकत है उसमें कितना फर्क देखते हैं? भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हर एक दफ्तर में जहाँ चले जाओ वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ के बिना जो है काम होता नहीं है, ये सारी जनता जानती है। अब इनको यहाँ तक बात मालूम है या नहीं है इसका तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन सच्चाई धरातल के ऊपर ये। अवैध माइनिंग का मुद्दा आज सदन में जो है वो छाया रहा। आपके डाडम क्षेत्र की बात भी हुई उसमें, तो शाम आपका विधानसभा क्षेत्र, उधर बात हुई कि अवैध माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग का माफिया जो पनप गया है। हालांकि दोनों जो मंत्री हैं, जो यमुनानगर जिले से जो मंत्री हैं कैबिनेट में, शिक्षा मंत्री हैं और जो खनन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, उनका ये कहना था कि अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगता है तो हम इस्तीफा दे देंगे, हम बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन ये आरोप बेवजह के लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं किसी के ऊपर पर्सनल आरोप बिल्कुल नहीं लगाती, लेकिन ये बात सत्य है। बार बार जो है ये माइनिंग के अंदर जो ये धांधलेबाजी हो रही है और जो इलीगल माइनिंग हो रही है और जो है रातों रात जो है ट्रक निकाले जाते हैं ये इसके रोड़ी के, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसको मैं कॉलिंग अटेंशन के जरिए जो है इस बारी भी मैंने लगाया था, तो वो तो लगने देते नहीं है ताकि उस पर विस्तार से चर्चा हो पाए। आपका विश्वास प्रस्ताव तो आज सदन में गिरा, लेकिन कांग्रेस विश्वास लोगों का हासिल कर पाएगी चुनाव में जब जाएंगे? ये जनता आने वाला समय बताएगा, जनता बताएगी। बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल पेश करने वाले हैं कुछ घंटों के बाद। हरियाणा का बजट जो है वो प्रदेश की जनता के सामने होगा, तो क्या उम्मीद है आपको इस बजट से? ऐसी कोई नहीं उम्मीद तो मेरे को तो कुछ लगती नहीं है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त हम कर्जे में डूबे हुए हैं। वो आप जानते हो, कर्जे को जो है उसको सर्विस करने के लिए कर्जा लिया जा रहा है और जो है इसलिए मरोड़ तरोड़ के जो है वो पेश कर दी जाती हैं बातें, वही दोबारा से होगा। जो राहत जो मिलनी चाहिए, जो जैसे जो हर एक घर के अंदर जिसको इफेक्ट करता है वो है उसका सिलेंडर को अगर कम करें, जो उसकी जो है 900 रुपये कर दिया पहले, 10 साल तो 1150 रुपये लिया है, तो उसको अगर आप 500 रुपये पे करें तो गृहिणियों को बहुत उसकी निजात मिलेगी और वो धुएं से बाहर निकलेंगी। और अगर आप जो है बेरोजगारों को जो है उनका रोजगार का प्रावधान करें तो घर जो है आबाद होंगे। और इसके साथ साथ ही जो है आप सारे के सारे इस तरह से जो हैं आप जो है आपका जो वैट इतना लगा हुआ है इसके ऊपर, ये अपने डीजल और पेट्रोल के ऊपर, उसको आप कम कर दीजिए ताकि जो है उपभोक्ता की जो है जेब ना कटे, तो फिर जो है इस बजट का फायदा होगा। हमारे साथ तो पूर्व मंत्री कांग्रेस की नेता जो है वो किरण चौधरी थी, जो कह रही है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो गिरना तय था, चूंकि जो आंकड़ा है वो विपक्ष के पास नहीं था, लेकिन हमने इसके माध्यम से अपनी बात रखी है। तमाम जो मुद्दे थे प्रदेश के, उन मुद्दों को हम सदन के भीतर रखने में सफल हुए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो बजट पेश होना है उससे उन्हें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि आंकड़ों के जरिए सरकार जो है वो अपनी आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, लेकिन बजट से कोई ज्यादा उम्मीद विपक्ष को नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी।
अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, जिसमें सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने सवाल सदन में रखे। वहीं आज का दिन विधानसभा में हंगामेदार रहा। इसकी वजह है कि कांग्रेस ने आज सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, अपराध, घोटालों पर अविश्वास प्रस्ताव रखा। बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक अभय यादव ने नारनौल में एसटीपी को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि 3 में से एक भी एसटीपी वर्किंग नहीं है, जिसका जवाब देते हुए निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि फॉरेस्ट की एनओसी नहीं आई थी, जल्द इसे शुरू करवा दिया जाएगा। सरपंच को तो ये कहने लगा, डीसी तू बहुत ज्यादा घूम रहा पीछे पीछे इनके ठेकेदारों के, तेरा जोड़ा यहां टंगवा दूंगा, 5 साल तक तू सरपंची नहीं कर पाएगा। और नंबरदारों को तो ये अगर धूप में खड़े करके रखे, डीसी ने धूप में खड़े करके रखा, कहता थारी यही सजा है। जब प्रशासन के अधिकारी वही ठेकेदारों के साथ मिल जाएंगे तो फिर वहां वाली वारस कौन होगा, कौन रोकेगा? तो मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, ये इस बात की इंक्वायरी कराएं कि उन ठेकेदारों को रेत उठाने का लाइसेंस मिल रहा या 200 एकड़ पंचायती जमीन गुमथड़ा की सारी की सारी पाड़ करके ट्रालियों में लदा करके बेचने का काम कर दिया, सारी की सारी बेच दी। मंत्री जी आप बताओ, लाइसेंस आपने कहेगा दे रखे उनको? आपने लाइसेंस, अब एक बार मैंने ये माइनिंग का सवाल यहां उठाया था तो मंत्री जी का ये जवाब था कि सरकार के पास पैसे आते हैं। अरे भाई ठीक है, पैसे आते हैं पर गलत काम तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो 200 एकड़ मिट्टी उठी है, 200 एकड़ में से जो जमीन चालू थी उसका ना तो खजाने के अंदर पैसा आया और ना ही वो किसी और के काम आई, वो सारे के सारा पैसा ठेकेदारों की जेब के अंदर गया। अब चलती हुई जमीन को भी अगर ये ठेकेदार इस प्रकार से पाड़ पाड़ करके बेचना शुरू करेंगे तो कैसे लाभ होगा? इस बात का वहां के लोगों के अंदर बहुत ही रिसेंटमेंट है, लोग इस बात से नाराज हैं। और इसी चीज को देखते हुए लोग चाहते हैं कि खट्टर साहब की सरकार जानी चाहिए, जानी चाहिए सरकार। ये माइनिंग फ्री का कब कहा? बीच में एक मिनट टोकूंगा। सुभाष बत्रा जी ने भी बहुत बड़ी बात कही। एक मिनट यार, एक मिनट सुनता ले। मेरा बीच में कह रहा हूं, ठीक है मैं समय तो खड़ा हुआ हूं। माइनिंग पे बहुत जोर है मित्रों का, और माइनिंग यमुनानगर पे सबसे बड़ा जोर है। गार्डन में भी है माइनिंग दी हुई, कोई हमारे नहीं, जो पूर्व की सरकार लीज दी वही लोग हैं। आए बार बार जो इस तरह का आरोप, आप चुप रहिए, एक चुप रहिए आप बार बार आरोप लगाते हैं। सुनिए, अब खुली छूट बंद है, कोई कह रहा 4 लाख में डंपर बंद हो गया। अगर कोई एक रोड़ी भी बिना अपने गिरवार निकालेगा हम उसको बंद करेंगे। हम जब आप थोड़े चोरी का हो कुछ भी, जब टाइट करते हैं तो याद आते हैं। ये आज 5600 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं, ये बताइए ना। आज सब कुछ हो गया, आज यमुना रह गया, आज बंद रह गया, आज ये हो गया। आज हरियाणा में एक भी, मैं इस विधानसभा में कह रहा हूं उसके दम से, आज एक भी साथी बताओ किसी ने कोई चोरी करता हुआ, किसी भी कोई लोग खान चलाता हो, कोई भी सदस्य अपने सोच के बता देना कौन कौन लोग हैं। मन में सोच लेना कौन कौन है, मैं फर्राई बता दूंगा कौन कौन लोग हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप जो 5500-5600 करोड़ रुपए है, हमने हरियाणा में एक भी माइनिंग की बत्रा जी को तो कागज दे दिया, बत्रा जी ने पढ़ दिया।
मैं कादियान साहब आपको चैलेंज कर रहा था, एक चीज आप साबित कर दें, एक चीज साबित कर दें। बीएल सैनी ने पिछली बार ये बात कही थी, मैं चुप रह गया, मैंने कहा कुछ नहीं। आप एक चीज साबित कर दें, कहीं दिखा दे। मैं नहीं, मेरे बाप दादा की जमीन से लेकर आज तक मेरी जमीन में अगर आप एक ट्रैली खुद ही दिखाई दे ना तो मैं दोषी हूं। कहीं दिखाओ तो सही, जो जी में होगा बोल देंगे, कुछ भी करेंगे किसी आदमी के बारे में। कहा तू इस बात का सिद्ध करो, आप मेरे जिले के आदमी है, आप कहीं एक इंच जमीन दिखाओ जहां मैंने खुद दी हो। और लेकिन आप हर बार कहते हैं बात ने, आपने भी कल कहा मेरे पास डेयरी है, ला डेयरी दिखा, मेरे डेयरी मेरे से आज दिखाओ, उसमें डेयरी कौन सी डेयरी है, आप दिखाओ डेयरी मेरे से, आप करो सिद्ध मेरे पास, आप कोई रोक सिद्ध करो कि कुछ अध्यक्ष जी, आपका जो जी में आगे कह दोगे। मैं इसलिए आपको चैलेंज कर रहा, चैलेंज कर रहा पूरा, यहां भी चैलेंज कर रहा, प्रेस में भी चैलेंज कर रहा। आप कहीं स्टेज पे आओ, किसी में डिस्कशन कर लो, आप कहीं एक पॉइंट दिखा दो। मैं बीएल सैनी से भी कह रहा, बीएल सैनी मैं इकट्ठे मिलने रहे, मेरे हल्के के आसपास है, मैं उससे भी कह रहा, वो भी किसी से जाओ, आओ तो कहीं बैठ कर बात तो करो। मतलब आपका जो जी आगे बोल दोगे, ये कहां की बात हुई? और बीएल सैनी ने भी मेरा नाम लेकर कह दिया था मंत्री का, वैसे ऐसी बात नहीं, और आपने भी मेरा नाम नहीं लिया, डेयरी तो लाई थी मेरी। आप पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, आपको आप ऐसा है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें हमारा बोलने का अधिकार, आप सुनो भी गया पर किसी को चोर रहने का अधिकार आपके पास नहीं है सर। आप इसमें मंत्री जी आप नाराज हो गए तो नुकसान हो जाएगा। नहीं तो आप तो मंत्री हो, आपके पास तो ताकत है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, रिकॉर्ड है मेरे पास सारे, मेरे नाम आज जिस जमीन है वो कहीं खुद ही दिखा दो। आज जिस तरह से बोल रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं खूंड का खूंड। मैं ये कह रहा, जहां मेरी जमीन मेरे नाम है, मोटा बांस है, एक इंच चोर की दाढ़ी में इतना मोटा बांस है जी, यहाँ कहीं दिखा दो। आप मारना जो बता दूं स्पीकर सर जी खत्म करो जरा। हाँ, हमने जो है बात चोरी की थी, और चोरी का क्या रिकॉर्ड हो, जैसे कि रिकॉर्ड मांग रहे, उसका क्या रिकॉर्ड होता है? कोई रिकॉर्ड नहीं होता उसका। जमीन खुदी का तो रिकॉर्ड हो, खुदी तो तो जाके देख लिया करना, खुदी हो उसका हो, जाकर देख लिया। मुख्यमंत्री पे जमा अपने फ्लाइंग साहब, मैं तेरी जमीन तो नहीं खोद सकता, खोद सकूं मैं कादियान साहब की नहीं खोद सकता, खोद सकूं अपनी तो खुद पंचायती खुद ईमान हूं तो मैं अपनी तो खुद दूंगा। पंचायती खुद खुदी चल, मेरी पंचायत की दिखा दे खुदी, तेरी पंचायत की कर खोद दूंगा। अरे इसने नाम लिया था जी, भी तो कह रहे, अरे नाम कब लिया? आज नाम नहीं लिया, आज नाम नहीं लिया, वो तो मंत्री जी ने कहा कि आप कवरपाल पे कह दे, मैं उस बात पे बात कह रहा, आज नाम नहीं लिया। सैनी साहब ने नाम नहीं लिया, मेरा सैनी साहब लेकर कहा था, कवरपाल जी डेयरी लेकर कहा था, इसकर का बोला मैं। कवरपाल जी सारी मेरा बातें छोड़िए, एक छोटी सी बात, एक मिनट बैठ जाओ। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने सवाल पूछा कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों विकास प्राधिकरण के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान लागू करने का कोई प्रस्ताव है, जिसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा 20% से कम नहीं होता बजट खर्च, इसका बजट कम होता है तो प्लान लागू करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी पूरा खर्च होता है। स्पेशल कंपोनेंट के तहत केवल डिस्ट्रिक्ट प्लान में ही अलग से बजट दिया जा रहा है, लेकिन उसका ना तो समय पे उपयोग किया जाता है और ना ही वो पैसा लगाया जाता है किसी भी स्कीम में, और 31 मार्च के बाद ये पैसा लैप्स हो जाता है और उस पैसे को अनुसूचित जातियों के विकास काम में लगाने की बजाय किसी और योजना में लगा दिया जाता है। 2009 से 10 तक का जो बजट जो एक्सपेंडिचर है वो 14.93 हुआ है, 10-11 में हुआ है 19.35 और 11-12 में 19.67 और 12-13 में 19.61 और 13-14 में 20.70 और 14-15 में 19.53, 15-16 में 19.2, 16-17 में 20.6 और नीचे तक मैं देख रहा हूं कि 20% से कोई भी किसी भी साल के अंदर खर्च नहीं हुआ इस प्लान के तहत। फिर भी मतलब ज्यादा ही हुआ, कम नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कम नहीं हुआ, इससे ज्यादा ही हुआ है। तो अगर इस तरह की पोजीशन आती है, अगर 20% से कम आता है तो हम इस पे कानून बनाने की सोचें।
कांग्रेस विधायक मामन खान ने सवाल पूछते हुए कहा कि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत फिरोजपुर झरका में काम पूरे क्यों नहीं हुए, जिसका जवाब देते हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि बजट बांट देते हैं। विधायक की तरफ से 31 काम आए थे, एक पूरा हुआ है, 13 काम प्रगति पर हैं, 11 काम ई टेंडरिंग से लगे हैं, 6 काम पेंडिंग है। 31 काम मैंने दिए थे, एक कंप्लीट हुआ है, वो भी कंप्लीट ऐसे हुआ था कि ये सोच के कि 5 लाख तक की पावर भी विधायकों को है, और इनमें से 31 काम इनके आए थे, एक काम हम इसमें पूरा करवा पाए हैं, 13 काम अभी प्रगति में, इनके टेंडर लग के काम शुरू हुए हैं, और 11 काम की टेंडर की 13 कार्य प्रगति पर है और 11 काम के टेंडर लग चुके हैं, 6 काम के पेंडिंग थे, वो भी हमने लगवा दिए गए हैं। जो अफसर ये डिले कर रहे काम को, जो विकास के लिए पैसा दिया जाता है, हम जो लोग हैं, जो जनता है, उसको क्या जवाब दें? पिनंगवा के इससे हल्के हटके है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो पैसे जाते हैं नगीना और पिनंगवा ब्लॉक सर, उनको आज तक सारा पैसा रोका हुआ, वो भी रिलीज सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये मुझे बताया जाए। काम 5 लाख से अगर ऊपर के काम होंगे वो टेंडर प्रक्रिया से करवाए जाएंगे। सर ये जवाब नहीं दिया मंत्री जी ने कि 25 लाख, एक मिनट सर ये जवाब नहीं दिया मंत्री जी की 25 लाख तक की छूट वेगी में काम कराने की है या नहीं है, ये जवाब नहीं दिया सर, ये जवाब दिया जाए। जो यहाँ हमारे 5 लाख से ऊपर के कार्य हैं उन पर कोई छूट नहीं है, वो थ्रू टेंडर ही होंगे, और जो 5 लाख से कम अमाउंट के कार्य हैं वो हमने 50% तक की हमारी पंचायतों को, ब्लॉक समिति को और जिला परिषद को कोटेशन बेस काम वो करवा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का हर काम टेंडर से होता है और ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में से जाता है, इसलिए इसी में किसी को कोई छूट नहीं होगी, जो काम होंगे सब टेंडर से होंगे। चलिए। कांग्रेस विधायक अमित सिहाग ने चौटाला पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन का दर्जा दिलाने को लेकर सवाल पूछा, जिस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पुलिस स्टेशन में बदलने का प्रस्ताव सरकार के पास है। एडीजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो गई है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद विचार किया जाएगा। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव की तरफ से रेवाड़ी में एम्स को लेकर दिए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसका जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा कि 203 एकड़ जमीन एम्स के लिए दी गई थी। 1646 करोड़ की लागत से एम्स बनेगा, जिसका शिलान्यास 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जिसकी घोषणा 2015 के अंदर हुई थी, उसका शिलान्यास 2024 में रखा गया। 9 साल तो ये बीत गए। अब आपने जो 300 करोड़ देने की ये बात कही है एम्स बनाने की, इसके अंदर तो 2029 के अंदर इसकी जो 4 दीवारी है वो भी नहीं हो पाएगी। आपने खुद इस बात के लिए हाँ भरी है कि 1700-1800 करोड़ तो आप मानते हैं कि लगेगा। 300 करोड़ के अंदर आप बताइए नवंबर 2025 तक आपने कहा है इसका काम पूरा हो जाएगा। इसका काम कैसे पूरा हो जाएगा? ये प्रधानमंत्री जी ने जो इसकी आधारशिला रखी है उसके लिए आभार प्रकट करेंगे और धन्यवाद करेंगे, और बाकी सबको भी करना चाहिए। एम्स हमारे प्रदेश को मिला है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो फंड्स की चिंता कर रहे हैं, मैं कहूँगा इनको नहीं करनी चाहिए। ये मोदी की गारंटी है और उसकी गारंटी की भी गारंटी है। मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा 2013 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री रेवाड़ी आए थे, उसी धरा के ऊपर 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करके गए थे। वो वादा तो आज तक पूरा किया नहीं है, तो मोदी जी की गारंटी की बात आप ना करें। जब आपने शिलान्यास रखा है, कम से कम अब तो जल्दी ओपीडी की शुरुआत वहां कर दीजिए, और एमबीबीएस की क्लास कब शुरू हो जाएंगी ये आप सदन को बता दें। इस एम्स के साथ जिसकी घोषणा हुई थी, उसके साथ 20 और एम्स की घोषणा हुई थी, जिनमें से 15 एम्स ऐसे हैं जिनकी ओपीडी क्लास, इसीलिए मैंने इस बात को कहा है। भरोसा आना चाहिए कि इसकी भी होनी शुरू हो जाएगी। अब बनना शुरू होगा, 25 का इसका टाइम नवंबर 25 तक शुरू हो जाएगी। जब उन 11 की हो गई ना, आप सदन को विश्वास दिलाते हैं कि 11 की हो गई, क्या आप सदन को विश्वास दिलाते हैं कि 11 की हो गई तो इसकी भी हो जाएगी। सत्र के दौरान गीता भुक्कल ने कहा कि आयुष्मान कार्ड के इलाज के तहत मरीज की डेथ के बाद दवाई खरीदी गई, एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इस मामले की जांच एसीबी से करवाई जाने की बात की है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि आयुष्मान कार्ड भारत सरकार की योजना है। इस योजना के तहत कैशलेस, पेपरलेस और आईटी से संचालित है।
हरियाणा में 1164 अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध है। आयुष्मान कार्ड में बहुत ज्यादा पूरे देश भर में और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश में बहुत ज्यादा धांधली और घोटाले घपले हुए हैं। ये लोग तो ऐसे हैं कि बीमारी नहीं होती लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल उसको एडमिट कर रहे हैं और सेटिंग के बाद उनके साथ इस प्रकार का जो है इस आयुष्मान कार्ड का पूरी तरह से ये सूची है जिसमें आयुष्मान कार्ड के तहत जो है पीजीआईएमएस रोहतक में इलाज के लिए मरीज गए और मरीजों के जाने के बाद ऐसे कई नाम हैं जिनका हमारे पास माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसमें कार्रवाई करना चाहते थे लेकिन इनकी कलम को भी बांध कर रखने का काम किया गया है। ये मैं विधानसभा के पटल पर कहना चाहूंगी क्योंकि ये मामला दो लोग और हैं, ये बोल रहे हैं, उसके बाद फिर मेरा ख्याल है बोल लो इकट्ठा रिप्लाई कर पर चलो बोल लो। मैं बोलने से पहले एक बात बता दूं कि मेरी कलम को पकड़ने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। जब तक जांच चल रही है तब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बता पाएंगे कि कब तक जांच चलती रहेगी? आप बता पाएंगे माननीय मंत्री जी, आप बता पाएंगे कि कब तक जांच चलती रहेगी? आप मेरा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लो, मैंने एक को भी नहीं बख्शा। आएगी तो मैं बख्शूंगा किसी को नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के तौर पर 2023-24 के अनुपूरक अनुमानों की प्रस्तुति की। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि किस चीज के लिए पैसा मांगा जा रहा है, हमें कॉपी दी जाए ताकि हम देख सकें। आज नौजवान उनका विश्वास बदल गया। पढ़ाई करके तो विश्वास ही नहीं होता था कि मेरी को नौकरी लग सकती है। आज लाइब्रेरीज भर गई। ये बिना एचकेआरएन के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से 1,24,000 अब रिजल्ट आ चुके हैं जिनके, और 15,000 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आएंगे और ये उसके बाद ये संख्या और बढ़ेगी। आखिर 2004, 5 और 6 में स्टाफ सिलेक्शन इसके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2004 से 6 0, 8 9 22, 9 10 176, 10 11 712, 11 12 1046, 12 13 भी 1000, 13 14 फिर 448, 14 के अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर तक ये सरकार थी पिछली, 143। तो कुल इन 10 सालों में 3,593 अर्थात एवरेज 360। एक साल में एवरेज 360 भर्तियां। और अब मैं आपको बताता हूं 14-15 में हमारा भी इसलिए नहीं लगा क्योंकि 4 ही महीने थे। 14 मार्च से 15 यानी 14 नवंबर से 15 मार्च, कुल 4 महीने में हमारे पास उस प्रकार का भी सेटअप और बाकी सारी चीजें हम नहीं बना पाए थे। लेकिन अप्रैल 15 से मार्च 16 53, 16 से 17 161, 166, 17 से 18 1506, 18 से 19 404, 19 20 1278, 20 21 284, 21 22 55, 22 23 788, और अब इस 23 और 24 का भी और 1 महीना 2 महीने बाकी हैं, 31 जनवरी तक का है, ये 1274। और अभी आने वाले जो 6 महीने हैं लगभग 1000 नौकरियां उसमें और होंगी, तो ये कुल बनेगा 6808, एवरेज 680। कहां 360, कहां 680? आखिर डिपार्टमेंट काम करता है तो उसके बारे में हम न प्रशंसा करें, न उसकी हम अप्रिसिएशन उसको दें, लेकिन आलोचना तब करें जब हम कुछ तुलनात्मक बातें अगर लाएं तो जरूर करना चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, जरूर करना चाहिए। प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली कूच पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार और किसानों को बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहिए। इस बीच सदन में सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भूपेंद्र हुड्डा के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सियासत की रंगत में तो ना डूब इतना कि जनता का दर्द भी नजर ना आए। अरे जरा सा याद कर लो अपनी जुबान को, अगर तुम्हें आपसी अपनी जुबान का कहाँ याद आ जाए। कहा का मैनिफेस्टो देखो अपना। कर बैठ गए मजलिस में, मिलकर बैठ गए मजलिस में जुगनू सारे, और ऐलान हुआ कि सूरज को बदला जाएगा। मुझे खुशी है इस बात पर, मुझे खुशी है इस बात पर कि तुम्हें एतबार नहीं मुझ पर।
मुझे खुशी है इस बार पर कि तुम्हें एतबार नहीं मुझ पर, हमें तो अपने अवाम के हर शख्स का ख्याल है, तुम्हें अपने परिवार से मतलब है बस। और मलाल ये है कि मुझे हर गरीब का ख्याल है, हर गरीब का ख्याल है। कायनात की मूरत बेच देते हैं, जन्नत की सूरत बेच देते हैं। अरे ये बल्ब ट्यूबलाइट बेचने से क्या होगा, झूठ ही वो बेचना है तो सीधा सूरज बेच दे। ख्वाहिशों के बोझ से बशर एक उर्दू के बहुत बड़े कवि हुए हैं, बशर शायर हुए हैं। ख्वाहिशों के बोझ से बशर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है? लाख आंधियां उठे वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। हालांकि सदन में ये अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया और प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस को समर्थन न मिल सका। इस बीच हुड्डा समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने सदन से वॉकआउट ही कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।